दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की नई सरकार का गठन हो चुका है। जी हां, नए जनादेश 2020 के बाद 17वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हुआ है। एक एक करके निर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाने का सिलसिला आज भी जारी है। सोमवार को सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को शपथ दिलाई। जी हां, इसके बाद के शपथ लेने के बाद मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, शीला कुमारी, अमरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा, राम सूरत राय ने शपथ ली। इसी क्रम में दोपहर 2 बजे के बाद वैशाली के राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। साथ में भाई तेज प्रताप यादव ने भी शपथ ग्रहण की है। वहीं सीमांचल के कुछ नेता भी शपथ ग्रहण की है, जिसमें अख्तर ईमान, इजहार एसपी, अंजार नईमी, रुकनुद्दीन और शाहनवाज आलम ने शपथ ग्रहण की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चुनौती दे दी है। जी हां, और कहा है कि 1 महीने के अंदर अगर 19 लाख रोजगार नहीं दिया तो वे 1.5 करोड़ जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार ने जनता के जनादेश को हाईजैक किया है। हमने तो कहा था कि पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन बीजेपी और एनडीए ने जो वादा किया है कि वे बिहार के युवाओं को 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वे कब देंगे। जी हां, 1 महीने का वक्त बीजेपी और एनडीए सरकार को दे रहा हूं, उसके बाद वे सड़क पर जनता के साथ उतरेंगे, क्योंकि बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक घोटाले के आरोपी से इस्तीफा तो ले लिया गया, तो दूसरा आरोपी को शिक्षा मंत्री का जिम्मेवारी दे दिया गया। जी हां, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर अशोक चौधरी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही घोटाले के आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री का अहम विभाग सौंप दिया। जी हां, फिर वो इस्तीफा दे दिए तो दूसरे घोटाले के आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। जी हां, अशोक चौधरी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान भी कई घोटाले हो चुके हैं। उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज है। उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। देश में 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के मोटर वाहन यानी कि 4 पहिया के लिए फास्टैग जरूरी किया गया है। फार्म अकाउंट में संशोधित करके नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते समय वैध फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। बिहार में आज से नई विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। जी हां, चुनाव में एनडीए की जीत और नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही राजद जदयू में बयानबाजी हो रही है। जी हां, सत्र के पहले दिन सभी नए विधायकों ने शपथ ली है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से मुलाकात की। जी हां, आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर ही नए विधायकों को शपथ दिलाता है। सत्र के पहले दिन ही एआईएमआईएम के विधायक अख्तर ईमान ने शपथ लेते वक्त आपत्ति जाहिर की है। जी हां, उन्होंने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार कर दिया और उसकी जगह भारत का इस्तेमाल किया। दरअसल एआईएमआईएम के विधायक अख्तर ईमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। जहां अख्तर ईमान को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल किए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। एआईएमआईएम के विधायक ने कहा कि हिंदी भाषा में भारत के संविधान की शपथ ली जाती है, मैथिली में भी हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। विधायक अख्तर ईमान ने कहा कि वे भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं, ना कि हिंदुस्तान के संविधान की। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका कम है। जी हां, राज्य में विधानसभा चुनाव, दीपावली और छठ महापर्व के बाद संक्रमितों की संख्या में गिरावट बनी हुई है। बिहार से बाहर जाने वालों की तुलना में वापस लौटने वालों की संख्या कम है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रतिदिन शाम को विभाग के स्तर पर कोरोना संक्रमितों की स्थिति की समीक्षा अब भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम जिलों से प्राप्त फीडबैक की लगातार समीक्षा कर रही है।
जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर बिहार के वैशाली जिले के गुलनाज परवीन के साथ हुई कृत्य घटना पर दुख प्रकट किया है। जी हां, उन्होंने इसे सभ्य समाज के लिए कलंक बताया है। साथ ही घटना से जुड़े दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जी हां, जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र में कहा है कि यह घटना चाहे किसी भी वर्ग के साथ हो, आरोपी पूरे समाज का दुश्मन है। समाज का कोई भी व्यक्ति किसी अपराधी का बचाव सिर्फ इसलिए करता है कि वो इसकी जाति या फिर धर्म से संबंध रखता है तो ये कार्य शर्मनाक है। उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि व्यक्तिगत तौर पर इस घटना का नोटिस लें और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाएं। जी हां, साथ ही गुलनाज के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के किसी समर्थ व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने मोबाइल में जिस सिम को यूज कर रहे हैं तो उस सिम का आधा कोना कटा क्यों होता है? जी हां, अगर नहीं पता तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल अगर कंपनियां सिम का एक कोना कटा हुआ नहीं रखेगी तो ज्यादातर उपभोक्ता सिम को गलत तरीके से फोन में लगा देंगे, जिसके कारण फोन में कभी भी नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। जी हां, उपभोक्ताओं की इसी परेशानी को दूर करने के लिए कंपनियों ने यह सोचा कि वे सिम को एक कोने से काट दें ताकि उपभोक्ताओं को फोन में सिम लगाने में कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। जहां इसी तरीके से कंपनियों ने फोन में भी जहां सिम लगना होती है वहां पर भी हूबहू सिम की तरह ही आकार बना देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सिम लगाने में किसी भी तरह की कोई भी कठिनाइयां नहीं होती है और यूजर्स आसानी से अपने फोन में सिम लगा देते हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी पूरी दुनिया से टला नहीं है। जी हां, तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी बिहार के सभी स्कूलों को अभी बंद रखने का ही निर्णय लिया है। जी हां, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में कोरोना के कारण मार्च से बंद प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। खबर की माने तो शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट कहा है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए स्कूलों को खोलकर खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। जी हां, पढ़ाई के लिए हम बच्चों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि बिहार में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी और एक्सपर्ट की टीम के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए खोले गए हैं, लेकिन संक्रमण के डर से बहुत कम बच्चे ही स्कूल पहुंच रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन बाद ही साल का आखिरी महीना शुरू होने जा रहा है। जी हां, साल के आखिरी महीने यानी कि 1 दिसंबर से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा सीधा असर डालेंगे। जी हां, दरअसल दिसंबर में कई फाइनेंशियल चेंज होने वाले हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसमें गैस सिलेंडर के दाम, आरटीजीएस सुविधा का फायदा, नई ट्रेनें और बीमा पॉलिसी की किस्तें आदि से जुड़ी चीजें शामिल है, जिसका सीधा सा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस को लेकर नियम में बदलाव किया है, जिसके बाद 1 दिसंबर 2020 से कैश ट्रांसफर से जुड़े कई नियम में बदलाव होने वाले हैं। इसके बाद बड़ा बदलाव आरटीजीएस को लेकर होने वाला है। तो चलिए आपको बता दें कि 1 दिसंबर से क्या क्या बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर से आपके रसोई गैस की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। जी हां, जैसे कि हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडरों के दामों में की समीक्षा करती है, यानी कि 1 दिसंबर को भी देश भर में रसोई गैस के दाम बदलेंगे। जी हां, पिछले महीनों से इन दामों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। दिसंबर में भी ऐसी उम्मीदें की जा सकती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों का बढ़ना शुरू हो गया है। जी हां, ऐसे में रसोई गैस उपभोक्ताओं के मन में भी आशंका उठने लगी है। देखना होगा कि इसी दिन पेट्रोल और डीजल के दामों पर क्या फैसला होता है। इसके बाद आपको बता दूं कि आरटीजीएस की सुविधा आपको मिलेगी। जी हां, और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। जी हां, आरबीआई ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि एनईएफटी के बाद अब आरटीजीएस भी 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगा। यह व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होने जा रही है, यानी कि किसी भी समय आरटीजीएस के रुपए ट्रांसफर किए जा सकेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि 1 दिसंबर से नई ट्रेनें चलने लगेगी। जी हां, कोरोना काल के बाद रेलवे अपनी सेवाओं को सामान्य रूप से करने में जुटा है। स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इनमें शामिल है झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल। जी हां, दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी की तरह चलाया जा रहा है। अगला है 1 दिसंबर से आपके वाहन जब्त हो जाएंगे। जी हां, देश भर में ई चालान
जनता के फायदे के लिए लागू किया गया था, लेकिन इस कानून का लगातार गलत ही इस्तेमाल हो रहा है। इस सिलसिले में चालान कटने के केस में पहले से भी और ज्यादा इजाफा हुआ है। जी हालांकि ये बात अलग है कि इनमें चालान भरने वालों की संख्या काफी ज्यादा कमी आई है। ऐसे में थाने पुलिस की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि जिन लोगों के ई चालान कटे हैं और जिन्होंने इसका भुगतान नहीं किया है, उनकी कार को 1 दिसंबर से जब्त कर लिया जाएगा। अंत में आपको बता दूं कि 1 दिसंबर से कोरोना महामारी की नई गाइडलाइंस लागू हो सकती है। जी हाँ, देश में महामारी की केस एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र सरकार जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है और 1 दिसंबर से इसे लागू कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था को जारी रखते हुए महामारी को कैसे रोका जाए। जहां अभी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए बने 76 फ्लैट्स का उद्घाटन किया है। जहां इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समस्या हल होती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संसद में रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है, जहां किसान बिचौलियों के चंगुल से बाहर आए हैं। आपको बता दें कि ये फ्लैट डॉक्टर बीडी मार्ग पर स्थित है। करीब 80 साल से ज्यादा पुराने 8 बंगलों की जमीन पर सांसदों के लिए कुल 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, बल्कि उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहाँ दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट थे जो कई वर्षों से अधूरे थे और इसे पूरा किया गया है। कोरोना के लिए वैक्सीन की अच्छी खबरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में मजबूती के साथ देश में लगातार चौथे दिन सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रेड क्रूड $45 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जहां शुक्रवार को 48 दिनों तक लगातार स्थिर रहने के बाद दोनों ईंधन के दामों में पहली बार बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल के अनुसार आज देश के 4 बड़े महानगरों में डीजल के दाम 17 पैसे और 19 पैसे पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कटिहार जिला के रोहतारा थाना क्षेत्र के दियारा गांव के वार्ड नंबर 12 में छठ पर्व के दौरान 20 नवंबर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छठ घाट पर तोड़फोड़ किया गया था। जी हां, और स्नान करते हुए छठव्रती महिलाओं का वीडियो बनाया था। इस दौरान उपद्रवी तत्वों ने छठव्रतियों की आस्था पर चोट पहुंचाने का भी प्रयास किया था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था और इसी मामले की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम उस गाँव में पहुंची जहाँ ये वाकया हुआ था। जहाँ यह घटना के 3 दिन बाद लोगों में दहशत बनी हुई थी। हथिया दियारा गांव में 20 नवंबर को छठ के दौरान घाट पर हुए तोड़फोड़ का वीडियो बनाने वाले युवक दिनेश शाह का कहना है कि अब उन्हें धमकी मिल रही है। न्यूज 18 से बात करते हुए दिनेश ने कहा कि फिलहाल गांव में पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन कब तक ये लोग रहेंगे। यहाँ पर एक अस्थायी पुलिस चौकी होनी चाहिए ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। दोस्तों, इन दिनों भारत नेपाल सीमा सील है। खासकर बिहार क्षेत्र में पड़ रहे बॉर्डर पूरी तरीके से बंद हैं, जहां दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं। लेकिन तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 24 घंटे सरहद पर निगरानी करने वाले जवानों की नजर से तस्कर बच नहीं पा रहे हैं। जहां यही कारण है कि तस्करों में लिप्त लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं। निचलोल क्षेत्र के रेगिया पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने 9 मेंस लैंड पर 145 लीटर डीजल बरामद करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके चालान किया। इन दिनों नेपाल से डीजल पेट्रोल की तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हां, भारत एवं नेपाल में डीजल पेट्रोल के दाम में अंतर है। यही कारण है कि तस्कर इसका लाभ उठाने लगे हैं। नेपाल सीमा पर एक बार फिर से डीजल पेट्रोल की तस्करी शुरू हो गई है। इन दिनों नेपाल से भारत में डीजल पेट्रोल लाने की कोशिश की जा रही है। डीजल में 14 रुपया और पेट्रोल में प्रति लीटर 7 रुपया फायदा लेने के चक्कर में तस्कर लगे हैं। जी हां, भारत में पेट्रोल 81 रुपया प्रति लीटर बिक रहा है, वह डीजल का मूल्य 71 रुपए है। जी हां, नेपाल में डीजल नेपाली मुद्रा में 91 रुपया नेपाली है, जिसका भारतीय रुपया 57 रुपया होता है। जी हाँ, नेपाल में पेट्रोल 119 रुपया प्रति नेपाली है, जिसका भारतीय 74 रुपया होता है। बिहार में विधानसभा चुनाव बीतते ही गांव-गांव में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जी हां, अभी से मुखिया और वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिना रहे हैं, तो वहीं नए भावी प्रत्याशी वर्तमान में नाकामी और बदहाल की बात बताकर अभी से कान फूंक रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि गाँव के मुखिया यानी कि प्रधान का चुनाव गवई इलाकों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से ज्यादा लोकप्रिय होता है, जिससे भावी से लेकर वर्तमान तक चुनाव में हर रणनीति का प्रयोग करते हैं। हालांकि पंचायत चुनाव आने
में अभी कुछ समय है, लेकिन अभी से गांव में रणनीति तैयार होने लगी है। मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाने को लेकर भावी से लेकर वर्तमान प्रतिनिधित्व तक शादी ब्याह से लेकर पर्व त्योहार समेत हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, गांव में मौजूदगी या फिर आने वाले दिनों में गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्याशी बनने की जानकारी दे रहे हैं। जी हां, गौर करने वाली बात यह है कि मुखिया प्रत्याशी ही नहीं बल्कि वार्ड सदस्य के प्रत्याशी भी मुखिया जी के साथ मतदाताओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पीछे नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म हो जाने के बाद राज्य में एक बार फिर से अपराधी बेखौफ हो गए हैं। गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर में बेखौफ अपराधी ताबड़तोड़ घटना को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। जी हां, समस्तीपुर जिले की पुलिसिया व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक के बाद एक घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। जी हां, मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बैंक लूट की घटना की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि विभूतिपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े देसरी चौक पर स्वर्ण दुकानों को निशाना बना डाला। जी हां, उन्होंने दुकानदार को बंधक बनाकर लाखों का ज्वेलरी लूट लिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम विधायक के स्टैंड का समर्थन किया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि भारत बोलने पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया है कि एआईएमआईएम के विधायक हिंदुस्तान के नाम पर शपथ लेने में आपत्ति जता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी को भारत कहने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब फिर पूछा गया कि उन्होंने हिंदुस्तान कहने पर आपत्ति है, तो तेजस्वी यादव ने इस सवाल को दरकिनार करते हुए कहा कि अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो लगता है कि आपको भारत कहने पर आपत्ति है, और ये कहते हुए तेजस्वी यादव निकल गए। बिहार की नई सरकार के पहले मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार किया जा रहा है। जी हां, इनमें भाजपा के विधायकों को ज्यादा जगह दी जाएगी। खबर है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा का बढ़ा हुआ कद भी साफ दिखाई देगा और मंत्रियों का कोटा भी। जी हां, भाजपा कोटे से अभी 7 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री हैं। इनमें भी जेडीयू कोटे से मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं। बिहार में छोटे भाई की भूमिका में रहने वाले बीजेपी इस बार 74 सीटें जीतकर बड़े भाई के रोल में सामने आया है। जब पिछले सरकार में भाजपा के कोटे से डिप्टी सीएम समेत 13 मंत्री थे, वहीं सीएम नीतीश कुमार को मिलाकर जेडीयू कोटे से 22 मंत्री थे। जबकि अब की बार विस्तार में भाजपा कोटे में मंत्रियों की संख्या 19 तक हो सकती है और जेडीयू कोटे में 16 कैबिनेट के विस्तार हो सकती है। भाजपा के अभी 7 मंत्री हैं तथा 12 और मंत्री बन सकते हैं। कुल मिलाकर 19 होंगे। बिहार में कुल 44 विभाग हैं, लेकिन यहाँ मंत्रियों के लिए 36 पद ही स्वीकृत किए गए हैं। जो विभाग बचते हैं उन्हें मुख्यमंत्री देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। जी हां, भारतीय वायुसेना के ग्रुप एक्स पद पर भर्ती रैली होने जा रही है। जी हां, रैली यहां यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के युवाओं के लिए आयोजित होगी। इन रैलियों में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2020 के बीच www.airmanselection.gdac.in पर कर सकते हैं। ये भर्ती रैलियां 10 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। जी हां, रैलियों में रजिस्ट्रेशन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। क्लर्क बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएससी ने क्लर्क के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है। जी हां, ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2020 है। जी हां, आपको बता दें कि एसएससी के इन पदों पर 12वीं पास सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। जी, ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा मौका है। आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। एसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आयु सीमा 18 साल से लेकर 27 साल तक निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी गई है। दोस्तों, अगर आप बिहार में बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत राज्य में बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लाभ दे रही है। जी हां, खबर के अनुसार इस योजना का लाभ 10 लाख ऋण पर 5 लाख सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को ऋण राशि के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप वेबसाइट www.startup.bihar.gov.in पर विजिट करें और ऑनलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करें।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं निश्चित रूप से होगी और जल्द ही इसके शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना के चलते मामले के कारण 2021 की बोर्ड परीक्षा स्थगित या फिर रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन बोर्ड ये साफ करना चाहता है कि अगले साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जरूर ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ये बोर्ड परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से लिए जाएंगे, इस बारे में सीबीएसई प्लान तैयार कर रहा है। जहां जल्द ही बोर्ड 2021 की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करेगा। साथ ही परीक्षा और अन्य असेसमेंट किस तरह होंगे इसकी भी जानकारी साझा करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत ने 2024 में संन्यास का लेने का ऐलान किया है। जहां सोमवार सुबह हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर इसका ऐलान भी किया है। हरीश रावत ने कहा है कि वे 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि विपक्ष हाल में मिले जनादेश को अब तक पचा नहीं पा रहा है। जी हां, उन्होंने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा है कि उसे जनादेश स्वीकार करके सकारात्मक सोच के साथ सरकार को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका है। पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तारकिशोर प्रसाद ने बातचीत में कहा कि एनडीए को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनादेश मिला है। भाजपा और जेडीयू मिलकर सरकार चलाएंगे और दोनों के घोषणा पत्रों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने सीटों के कम और ज्यादा होने पर प्रश्नों को नकारते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा और जेडीयू साथ में गई थी और लोगों ने अपने मत दिया है, इसका सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जब उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार अब नए तेवर के साथ काम करेगी। इस बार हमें जो बिहार में जनादेश मिला है वो विकास के नाम पर मिला है। हम लोग जो कहते हैं वे जरूर करते हैं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती के साथ 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा के घोषणा पत्र में 19 लाख लोगों को रोजगार देने के मामले में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि जो भी वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिकल्पना को पूरा करने की कवायद प्रारंभ कर दी गई है। भारत में कोरोना के मामले 91 लाख के पार कर गए हैं। जी हां, अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, यानी कि इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। जी हां, इन सबके बीच सभी को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में इस वक्त 5 वैक्सीन अपने प्रोसेस के आखिरी दौर में है। इनमें से 2 वैक्सीन के फरवरी 2021 तक मिलने की संभावना है। जहां इस बीच भारत में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया कि एस्ट्राजेनेका कोरोना से बचाव में 90% असरदार रही है। 17वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित 101 सदस्यों ने सोमवार को सदन की सदस्यता शपथ ली है। जी हां, कदवा से कांग्रेस के शकील अहमद खान ने संस्कृति में शपथ ली है, जिस पर सदन में उपस्थित सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। सोनवर्षा से रत्नेश सदा और सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार ने भी संस्कृति में शपथ ली है। जहां सबसे पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य व अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने शपथ ली। दोस्तों, बिहार के मिथिलांचल इलाके की अपनी खास लोक संस्कृति है, जहां यहाँ के रीति रिवाज, खान पान और पर्व त्योहार क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। यहाँ के लोक उत्सव में प्रमुख है सामा चकेबा नामक त्योहार से। जहाँ सामा चकेबा नामक त्योहार मिथिला का एक बहुत ही अनोखा त्योहार है। भाई बहन के बीच के स्नेह और समर्पण को दर्शाने वाला ये त्योहार महापर्व छठ के पारण के दिन ही, यानी कि कार्तिक शुक्ला पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दूसरे शब्द में कहे तो छठ पूजा के अंतिम दिन जब वृत्ति उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी शाम से मिथिला क्षेत्र में सामा चकेबा का त्योहार शुरू होता है। दोस्तों, बिहार में कोई भी अपर शिक्षित पुलिसकर्मी नहीं रहेगा। किसी कारणवश यदि किसी पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई तो उसे ट्रेड किया जाएगा। जी हां, प्रशिक्षण निदेशालय इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, अधूरी ट्रेनिंग को कैसे पूरा किया जाएगा, इसको लेकर जल्द ही रणनीति तय होगी। बिहार पुलिस में करीब 4500 सिपाही अनट्रेड हैं। विभिन्न बैच के ये ऐसे सिपाही हैं जिनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई है, जबकि बैच के अधिकांश पुलिसकर्मी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इसके कई कारण हैं। कुछ विषयों में फेल होने के चलते
कईयों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो बीमार होने या फिर किसी अन्य कारण से 270 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, 4,500 सिपाहियों में 850 वैसे भी हैं जो अनुकंपा के आधार पर पुलिस में बहाल हुए हैं, जहां इनकी भी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।